बहू, जरा मेरे लिए उपमा बना देना। हाथ पैर खींचे जा रहे हैं और बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। माला जी ने अपनी बहू सुगंधा को उसके कमरे में आकर कहा, जो फोन पर बातों में लगी थी। कहकर आने के आधे घंटे बाद तक भी जब मालती जी को ना उपमा मिला ना किचन से कोई आवाज आई, तो फिर वो बहू के कमरे की ओर चल दी। 5 मिनट में बना के दे बहू, फिर जितनी बात करनी होगी कर लियो। पेट अजीब सा हो रहा है। गुस्से से फोन काटकर सुगंधा ने सास की ओर घूरते हुए कहा, कितनी भूख लगती है आपको? हाँ, सुबह उठकर बिस्कुट ड्राई फ्रूट के साथ चाय, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, और अभी तो 5 भी नहीं बजे और चिल्लाना शुरू। लगा क्या रखा है आपने? आपके साथ ही तो मैंने भी लंच किया है। मेरे तो हाथ पैरों में खिंचाव नहीं आ रहा, ना चक्कर आ रहे हैं, ना कमजोरी लग रही है। बहू, तबीयत खराब से अभी अभी ठीक हुई हूँ ना। पता नहीं दवा का असर है या कुछ और, पर भूख बहुत लगती है। डॉक्टर ने भी कहा है 2-2 घंटे पर कुछ न कुछ खाते रहना है। थोड़े दिनों की बात है, बना दो। मुझे चक्कर आने का डर ना होता तो खुद ही बना लेती। हाँ, एक आप ही बीमार थी ना, हम तो लोहे के बने आए हैं। सुबह से एक पैर पर खड़ी रहती हूँ। अभी जरा आराम के लिए क्या आई, आपको अच्छा नहीं लगने लगा? तभी तो परेशान कर रखा है। तनी हुई सुगंधा रसोई की ओर बढ़ गई। मालती जी ने घड़ी देखा, 5 बज चुके थे। 1 बजे खाना खत्म करके वो अपने कमरे में चली गई थी और मालती जी अपने कमरे में। पर क्या फायदा बात बढ़ाने का? पता नहीं इधर से क्या हो गया है बहू को, वरना ऐसे वो मुंहफट और गुस्सैल कभी न थी। शायद 15-20 दिन से उसके बेड पर रहने के कारण बढ़े हुए काम ने सुगंधा को चिड़चिड़ा बना दिया है। खैर, थोड़ी देर में लगभग पटक ही गई सामने उपमा की प्लेट। माला आत्मा तो रो रही थी, पर मन ने खुद को समझाया, इस अपमान से बचने के लिए जल्दी से जल्दी ठीक होना ही होगा। अभी पहला चम्मच मुंह में डाला ही था कि बहू के फोन पर फिर से फोन बजा। हाँ बुआ जी, चरण स्पर्श कैसी हैं आप? बुआ जी यानी उसकी नंद कमला ने सुगंधा को फोन किया, पर कैसे और क्यों? शादी के बाद अभी उनके बीमार पड़ने पर 2 दिन के लिए आई थी बहू से मिलने। मिलने क्या, उसका तो मकसद होगा देखना कि सास बहू में कैसी चल रही है। क्योंकि जब अपनी भाभी से ना पटी उसकी कभी, तो भाभी की बहू से मिलने का क्या मतलब? माला को सास तो कभी सास जैसी लगी नहीं, माँ ही थी वो भी हर तरह से। पर हाँ, नंद ने सास वाली फीलिंग भर भर के दी। हर चीज पर रोक टोक, नुक्स निकालना, जी भरकर सुनाना। कभी कभी जाहिल होकर रो पड़ती तो पति समझाते। कमला दीदी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई और ससुराल भी अच्छा नहीं मिला। असमय गृहस्थी के भार और वहाँ की प्रताड़ना ने उन्हें ऐसा बना दिया है। उन्हें कुछ कहना या टोकना नहीं। मैं तुम्हें रुई ला दूंगा, जब वो बोले तो कान में डाल लेना। माना बहुत कष्ट परेशानियां झेली होंगी दीदी ने, पर उनको तो सबक लेकर उनसे सीखना था, ना कि उल्टा उसका बदला वो अपनी भाभी से ले लेंगी। ये कौन सा तरीका था अपना दुख कम करने का? खैर, पास के गांव में रहने वाली दीदी हमेशा आती जाती रहती और उसकी बैंड बजाती रहती। तब की बहू थी तो बर्दाश्त करना ही था और चारा भी नहीं था कुछ। सास ससुर के बाद और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जब शहर आना हुआ, तब चैन की सांस ले पाई थी माला। हालांकि दीदी जब तब यहाँ भी पहुँच जाती थी और गांव की ही तरह सप्त मसूर में शुरू भी हो जाती थी। पर एक दिन भाई ने टोक दिया, दीदी ये सोसाइटी है, यहाँ रोज रोज हल्ला गुल्ला हुआ तो आसपास के लोगों की शिकायत पर हमें निकाल दिया जाएगा। मैं बोलने से मना नहीं करता, पर धीरे धीरे बोलो दीदी। फिर थोड़ी ढीली पड़ी थी वो, पर बढ़ते हुए भतीजों में भी अपनी छवि अच्छी बनानी थी, तो अब बहुत संभल कर बोलने भी लगी थी। पर समय के साथ आना तो काफी कम भी हो गया, पर मन का विषाद कम न हुआ। अभी भी भाभी उनकी नज़र में इंसान नहीं, उनकी अपनी भी नहीं, बल्कि दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है। अब समझ में आया। इस बार जब वो आई थी तो माला अनमनी सी थी। बुखार आ रहा था, सर दर्द, बदन दर्द था, तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। शायद अपने मन का जहर उन्होंने थोड़ा बहुत बहू के मन में भी भर दिया होगा। शायद इसलिए बहू बदली बदली सी नज़र आ रही है। पर क्या कहा,
कैसे कहा और कैसे समझाए वो बहू को। उसने तो जानबूझकर बुआ के बारे में कभी बहू को कुछ गलत नहीं कहा और हमेशा बहुत अच्छे से पेश आई। उनसे सोचकर कि इससे तो उसकी भी छवि बिगड़ेगी बहू की नज़र में। ऐसे ही नंद भाभी के रिश्ते बदनाम हैं, पर दीदी तो फायदा उठा गई। लेकिन बहू को भी तो समझना चाहिए ना, वो अपनी सास को साल भर से देख रही है। समझ में नहीं आता कौन कैसा है। उसके खिलाफ यहाँ आकर जो भड़काया सो भड़काया ही। अब फोन पर भी बहू को जाने क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है। अब वो कुछ बहू को बोलेगी तो वो समझेगी ही नहीं, क्योंकि दीदी ने पहले सब कुछ नमक मिर्ची लगाकर बोला होगा। पर हाथ रखकर बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा। दिन ब दिन उनकी सुन सुनकर बहू की इज्जत और प्यार तो घटता ही जाएगा। उसके प्रति कुछ तो करना होगा। बहू, पता है, मेरा बड़ा अरमान था कि मेरी भी एक बेटी हो। बेटियों से घर हरा भरा होता है, चहल पहल रहती है। और सच बताऊं, जब छोटा होने वाला था तो मुझे लगता था बेटी ही होगी, मेरे राघव को बहन मिल जाएगी। हाँ, पहले से बेटा हो तो दूसरी संतान सबकी इच्छा होती है कि बेटी ही हो। मटर छीलती सुगंधा बोली। और भी एक बात थी, शायद तुम सुनोगी तो हंसोगी भी। मुझे लगता था मेरी होने वाली बहू की एक नंद भी हो। असल में नंद का अनुभव मेरा इतना अच्छा रहा है ना कि क्या बताऊं। दीदी ने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है, समझाया और वक्त वक्त पर मेरा मार्गदर्शन भी किया। अब देखो ना, मैं बीमार पड़ी और वो खुद ब खुद आ गई। दिल का रिश्ता है ना। माला ने देखा सुगंधा के मुंह पर दुविधा सी आई, पर उसने कुछ बोला नहीं। मतलब तीर निशाने पर लगा। फिर तो आए दिन किसी न किसी बात पर माला ननद की तारीफों में कशिंदे पड़ना शुरू कर देती और सुगंधा चेहरे और मन में अविश्वास लिए सुनती रहती। उधर बुआ जी का फोन भी हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाता। उनका बुराई पुराण अलग जारी था। दोनों की विरोधाभासी बातें लगातार सुनते सुनते एक दिन सुगंधा फट ही पड़ी। बस कीजिए मम्मी जी, इधर आप बुआ जी की तारीफों का गुणगान करती हैं, उधर बुआ जी भाभी ऐसी हैं, भाभी वैसी हैं, भाभी ने ये किया, भाभी ने वो कर दिया था, सुनाती रहती हैं। इरादा क्या है आप दोनों का? दोनों ननद भाभी मिलकर पागल कर दोगी क्या मुझे? माला सुगंधा की इस बात पर जोर से हंस पड़ी। अच्छा, सच सच बताओ, तुम्हें कौन सच्चा लगता है और कौन झूठा लगता है? अब तो दोनों ही सच्चे नहीं लगते। पहले पहले बुआ जी सच्ची लगती थी, पर क्या एक इंसान में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां होती हैं? आपने क्या आज तक एक भी अच्छी चीज नहीं की? उनके लिए, दादाजी दादी जी के लिए ये तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और आपकी बात इसलिए सच्ची नहीं लगती क्योंकि बुआ जी की बातचीत और तेवर से ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी भी अच्छी और इतने गुणों की खान है। मैं पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मुझे झूठ और सच में अंतर समझ में आता है। सुगंधा ने रहस्योद्घाटन किया। पर बहू, अब भले ही समझ रही हो, पर शुरू शुरू में तो बदलाव आया था तुम्हारे व्यवहार में भी। हाँ, वो तो शुरुआत थी ना बुआ जी के बुराई पुराण की। और बात भी उन्होंने ऐसी ही बोल दी थी कि बताऊंगी तो आप भी यकीन नहीं करेंगी। बोला था आप बीमार थी, आपको मैं वक्त पर सारी चीजें कमरे में दे रही थी, तो उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा था, बहुत किस्मत वाली है भाभी जो ऐसी बहू उनको खुद मिली है। मेरे माँ बाप को खाना खाने के लिए तरसा देती थी, 2 टाइम खाना बनाती और बस फिर रेडीमेड खाने से काम चलाने को कहती थी। सुबह और रात के खाने के बीच क्या मजाल की कुछ बना दे। अच्छा ये बात, पर उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि तब चूल्हा नहीं था। हमारे घर में कोयले का चूल्हे पर खाना बनता था। एक बार सुबह और एक बार शाम को चूल्हा जलता था और सारे काम होते थे। अब भला बीच में क्या बनाऊं और कैसे बनवा कर देती?
तुम ही बताओ बहू, पर इसके उपाय में मैंने ढेर सारी मठरिया और नमकीन बनाकर रख देती थी ताकि उन्हें भूख लगे या मेहमान आए तो ठीक रहे। वो ये भी कह रही थी कि एक बार बाबूजी गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। दिन भर गर्म पानी पीने को वैद्य जी ने बताया था, पर तुम्हारी सास एक बार ही पानी गर्म करके पतीले में रख देती, जो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता था और बेचारे बाबूजी को ठंडा पानी ही पीना पड़ता था। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! तुम्हें पता है बहू, जब डॉक्टर ने ऐसे बताया था तो मैंने तुम्हारे पापा जी को शहर भेजकर मिट्टी के तेल से चलने वाला स्टोव मंगवाया था, और जब बाबूजी को पानी या काढ़े की जरूरत पड़ती थी तो झट से उस पर बनाकर दे देती थी। तो कितनी तारीफें करते थे अम्मा बाबूजी मेरी। इस बार जब जाओगी गांव तो पीतल की वो स्टोव दिखाऊंगी तुम्हें। माला ने पुराने पल को याद करते हुए कहा, मैंने देखा था वो स्टोव मम्मी जी, जब कुल देवता की पूजा करने हम लोग गांव गए थे, और उन्होंने बताया भी था कि इस पर पानी गर्म होता था, काढ़ा और चाय इसी पर बनती थी। हमारे घर जब दादा दादी जी थे, सॉरी मम्मी जी, बुआ जी की इन्हीं भड़काने वाली बातों को सुन सुनकर आपकी बीमारी में आपको इग्नोर करने लगी थी। वो कहती थी जैसे किया है वैसे तो भरोगी ना। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही सोचता और करता बहू, पर समय के साथ तुमने फिर अपने आप को सुधार लिया। ये तुम्हारा बड़प्पन है। अब मैं बुआ जी का फोन रिसीव ही नहीं करूँगी, बड़ा मन खराब हो जाता है सब सुनकर। नहीं नहीं, फोन रिसीव नहीं करोगी तो वो सुनाने यहाँ भी चली आएंगी। वही करो ना जो तुम्हारे पापा जी मुझसे करने को कहते थे, कान में रुई ठूंसकर उनकी बातें सुन लिया करो। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ना चाहकर भी निभाने पड़ते हैं बेटा, पर इसके फायदे भी बहुत होते हैं। सही कह रही हैं मम्मी जी, इससे तो एक सबसे बड़ा ये फायदा हुआ ना कि मुझे कोई दुविधा होगी तो मैं सबसे पहले आपको पूछ लूंगी ताकि गलत फहमियाँ पैदा ना हो। ना बुआ जी तो अनजाने में हमें और करीब ले आई, इसलिए तो कह रही हूँ ना, कर लो बर्दाश्त। सास की नंद को नंद ना होते हुए भी नंद का सुखद एहसास मिलने की बधाई हो बहू। ये बधाई तो नहीं स्वीकार करूंगी, पर हाँ, हमारे संबंध पारदर्शी होने की बधाई हम दोनों को मम्मी जी। अब वो जो बोलेंगी मैं लाउड स्पीकर पर रख दूंगी। मेरा अकेले का मन तो खराब नहीं होगा। उसके बाद हमें बात करने और हंसने का एक नया मुद्दा भी तो मिल जाएगा। माला ने ये कहकर हाई फाई के लिए हाथ बढ़ाया तो सुगंधा ने भी हंसकर हाथ बढ़ा दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।